हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे गुणसूत्रों की संरचना के बारे में, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में। ओके, तो गुणसूत्र क्या होते हैं, किस तरह की इनकी संरचना होती है, कितना नंबर होता है, क्या कुछ किस चीज़ से बने होते हैं, उसी सब के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गुणसूत्र। तो हम जानते हैं कि हमने केंद्रक की संरचना देखी कि केंद्रक की संरचना के अंदर देखा था कि उसके अंदर जो उसका केंद्रक द्रव्य होता है उसमें एक क्रोमेटिन पदार्थ पाया जाता है। कोशिका विभाजन की जो इंटरफेज अवस्था होती है, अंतरावस्था होती है, उसमें एक क्रोमेटिन पदार्थ पाया जाता है। और जब विभाजन अवस्था आती है तो उस विभाजन अवस्था में वही क्रोमेटिन पदार्थ जो है संघनित होकर के मोटे धागे समान संरचनाओं में परिवर्तित हो जाता है और उन्हीं संरचनाओं को गुणसूत्र कहा जाता है। यानी गुणसूत्र अगर हमें देखने हैं तो ये हमें कोशिका विभाजन की जो विभाजन अवस्था होती है उसके अंदर दिखाई देगी। अंतरावस्था के अंदर ये क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में कुंडलित धागों के समान दिखाई देते हैं। ओके, तो गुणसूत्र की जो खोज है, सबसे पहले खोज स्ट्रॉसबर्गर जो है उसने की थी 1875 के अंदर। और गुणसूत्र नाम जो है, इसको क्रोमोसोम जो नाम है वो वाल्डेयर ने दिया था 1888 के अंदर। वाल्डेयर ने इसको क्रोमोसोम नाम दिया। क्रोमोसोम नाम क्यों दिया? क्योंकि जब इनको स्टेन किया गया तो ये कलरफुल स्टेन हुए थे। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है क्रोमोसोम। क्रोमो मतलब कलर और सोमा मीन्स बॉडी, यानी कलरफुल बॉडी थी, इसलिए इसको नाम दिया गया क्रोमोसोम्स। उसके बाद बात करें इसकी संख्या की कि जंतुओं और पादपों के अंदर जो उनकी कायिक कोशिकाएं होती है, उन कायिक कोशिकाओं के अंदर ये डिप्लॉयड होते हैं, द्विगुणित पाए जाते हैं, यानी इनके दो सेट पाए जाते हैं क्रोमोसोम के। ठीक है, तो द्विगुणित थे जो सामान्य कोशिका होती हैं, चाहे वो पादप है, चाहे वो उच्च वर्गीय पादप है या जंतु है, उनके अंदर इसकी संख्या द्विगुणित होती है। युग्मक जो होते हैं उनके अंदर इनकी संख्या अगुणित होती है, हैप्लॉइड होते हैं, यानी एक ही सेट पाया जाता है। और गुणसूत्रों की जो अगुणित संख्या है उसको जीनोम कहा जाता है या सजीन कहा जाता है। जीनोम या सजीन कहा जाता है। जो एक सेट होता है गुणसूत्र का उसको जीनोम कहते हैं, उस स्पीशीज का, या सजीन कहा जाता है। ये अगुणित जो नंबर होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो आवर्तबीजी पादप है उनका जो भ्रूण पोष होता है उसमें गुणसूत्रों की जो संख्या है या सेट का नंबर बोले तो उसमें 3 होता है। ये ट्राइफ्लॉइड होते हैं, त्रिगुणित होते हैं इसमें। ठीक है, इसके अलावा कुछ हम जंतुओं और पादपों के अंदर देखते हैं गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। सबसे पहले देखते हैं, ये पादप है न्यूरोस्पोरा, जिसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है, 14 होती है। हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस जो है ये एक पादप है, इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या मात्र 4 होती है। और ये जो है पादपों में सबसे कम गुणसूत्र है। सबसे कम जो पादपों में गुणसूत्र जो है वो हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मटर के अंदर जो है 14 होते हैं, 14 गुणसूत्र होते हैं। प्याज के अंदर 16 गुणसूत्र होते हैं। गेहूं के अंदर जो है 42 गुणसूत्र होते हैं और चावल के अंदर 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ जंतुओं के बारे में। तो जंतु एस्कैरिस जो है इसके अंदर 2 गुणसूत्र होते हैं। एस्कैरिस इसमें 2 गुणसूत्र होते हैं और ये जंतु में मिनिमम है। जंतु में न्यूनतम जो है ये गुणसूत्र है 2 है। ओलोकेंथा एक जो है प्रोटोजोआ जंतु है, इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या जो है 1600 होती है और ये जंतु में मैक्सिमम है, अधिकतम है ये गुणसूत्रों का जो नंबर है। ड्रोसोफिला के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 8 होती है। ड्रोसोफिला ये फल मक्खी होती है, ड्रोसोफिला मेलनजेस्टर फल मक्खी है, इसमें गुणसूत्र की संख्या 8 होती है। मनुष्य के अंदर गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। राना टिग्रिना ये मेंढक है, फ्रॉग है, जिसके अंदर गुणसूत्र की संख्या 24 होती है, 24 होती है। यहां से हम ये देख सकते हैं कि गुणसूत्रों की जो संख्या है और जो जीव की जटिलता है उनके बीच में कोई संबंध नहीं है। ये देखिए, ये प्रोटोजोआ सबसे बहुत पुराना जो है जीव है और मनुष्य जो कि आधुनिक विकसित जीव है, दोनों में गुणसूत्रों की संख्या में कितना डिफरेंस है। इसमें 1600 गुणसूत्र हैं, फिर भी प्रिमिटिव है, आदिम प्रकार का है, जबकि मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र हैं, फिर भी ये एडवांस है। तो गुणसूत्रों के नंबर से इसके जो विकास का कोई संबंध नहीं है। उसके बाद बात करें गुणसूत्रों की आकृति की।
गुणसूत्रों की आकृति, गुणसूत्रों की जो आकृति है ये सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पर है। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों की आकृति जो है वो देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? कोशिका विभाजन की जो अवस्था होती है, एनाफेज अवस्था। अगर हमें गुणसूत्रों की आकृति देखनी है, किस प्रकार की आकृति गुणसूत्रों की, तो कोशिका विभाजन की जो एनाफेज अवस्था है उस अवस्था के अंदर हम इसका अध्ययन कर सकते हैं, उनकी आकृति देख सकते हैं। तो गुणसूत्र की जो सेंट्रोमियर होता है उसकी स्थिति के आधार पर 4 प्रकार के गुणसूत्र की आकृति बनती है। सबसे पहली है वी आकृति। वी आकृति जो होती है, ये देखिए, ये वी आकृति है, जो ऐसे गुणसूत्र जिनके अंदर जो सेंट्रोमियर होता है वो बिल्कुल बीच में होता है और दोनों भुजाएं जो होती हैं वो बराबर लंबाई की होती हैं, तब ये वी आकृति की, वी शेप की आकृति बनती है। गुणसूत्र की जो गुणसूत्र बिंदु है सेंट्रोमियर, उसकी स्थिति मध्य में है और इस प्रकार का जो गुणसूत्र होता है उसको मध्य केंद्रीय या मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहा जाता है। ओके, तो ये इसके डायग्राम, दोनों भुजाएं जो है वो बराबर लंबाई की होती है, सेंट्रोमियर जो है वो बीच में प्रेजेंट होता है। दूसरा टाइप है एल टाइप। एल टाइप के अंदर क्या होता है? जब गुणसूत्र के अंदर जो सेंट्रोमियर है वो थोड़ा सा मध्य से हटकर होता है, ऊपर या नीचे, जिससे दोनों भुजाओं की जो लंबाई है असमान हो जाती है। एक भुजा बड़ी हो जाती है, एक थोड़ी छोटी हो जाती है, तो ये आकृति एल बनाते हैं। एल आकृति की जो गुणसूत्र बन जाती हैं और इनको कहा जाता है उपमध्य केंद्रीय या सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहा जाता है। तीसरा प्रकार है जे प्रकार। जे प्रकार क्या होता है? जब गुणसूत्र के अंदर जो सेंट्रोमियर है वो एक साइड की ओर शिफ्ट हो जाए, किनारे की ओर शिफ्ट हो जाए, जिससे एक भुजा तो बहुत बड़ी हो जाए और एक भुजा बहुत ही छोटी हो जाए, तो जो है जे आकृति बनती है। इसमें गुणसूत्रों की जो स्थिति होती है उपशीर्षस्थ होती है और इस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं उसको उप अंत केंद्रीय या एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहा जाता है। चौथे प्रकार के हैं आई शेप। आई शेप, आई के आकार के गुणसूत्र, ऐसे गुणसूत्र जो होते हैं उनमें एक ही भुजा पाई जाती है, दूसरी भुजा नहीं होती है। ठीक है, तो सिरे पर ही उसमें सेंट्रोमियर लगा होता है, सेंट्रोमियर उसके सिरे पर उपस्थित होता है, तो आई की आकृति बनाते हैं। ठीक है, और ऐसे जो गुणसूत्र होते हैं उसको अंत केंद्रीय या टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहा जाता है। ओके, तो ये आकृति के आधार पर गुणसूत्र हैं कि उनकी सेंट्रोमियर की पोजीशन कहां पे है, उस बेस पर उनकी आकृति कैसी बनती है। ठीक है, ओके, उसके बाद आगे देख रहे हैं आगे हम देख रहे हैं गुणसूत्र के आकार की बात करें तो गुणसूत्र का जो आकार है उसकी लंबाई लगभग जो है 1 से लेकर के 20 माइक्रोमीटर तक हो सकती है और इसकी चौड़ाई जो है 0.2 से लेकर के 3 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। ओके, ये गुणसूत्र का आकार है। बात करें सबसे बड़े गुणसूत्र की, सबसे बड़े गुणसूत्र जो है वो पादप के अंदर है, एक पादप है जिसका नाम है ट्रिलियम ग्रांडिफ्लोरम। ये एक पादप है जिसमें सबसे बड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं और सबसे छोटे क्रोमोसोम की बात करें तो सबसे छोटे क्रोमोसोम कवकों में होते हैं, पादपों में कवकों में होते हैं और जंतुओं के अंदर जो है सबसे छोटे क्रोमोसोम पक्षियों के अंदर पाए जाते हैं, बर्ड्स के अंदर होते हैं। पादपों में जो क्रोमोसोम होते हैं वो जंतुओं की तुलना में लंबे होते हैं और पादपों में भी जो एक बीजपत्री है उनके क्रोमोसोम जो द्विबीजपत्री उनकी तुलना में लंबे पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो उनके आकार की बात है। उसके बाद बात करते हैं गुणसूत्र की संरचना की, गुणसूत्र की संरचना कैसी होती है, उसकी आकृति कैसी होती है, उसके बारे में। गुणसूत्र की अगर हम संरचना का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि मेटाफेज अवस्था के अंदर गुणसूत्र जो है अत्यधिक संघनित हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं और स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जैसे हमने देखा था कि अगर उसकी आकृति का अध्ययन करना है तो एनाफेज अवस्था के अंदर आकृति का अध्ययन किया जा सकता है और अगर उसकी संरचना का अध्ययन करना है तो मेटाफेज अवस्था के अंदर जो है इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो एक गुणसूत्र की संरचना के अंदर जो है कई भाग दिखाई देते हैं जो हम यहाँ लिख रखे हैं। सबसे पहला भाग है अर्ध गुणसूत्र या क्रोमेटिड। तो
विभाजन अवस्था के अंदर जो होते हैं इंटरफेज अवस्था, उसके अंदर दो क्रोमोसोम जो है एक दूसरे के, दो गुणसूत्र होते हैं, उसके अंदर दोनों अर्ध गुणसूत्र जो है एक दूसरे के साथ में लंबाई के अंदर फैले रहते हैं। एक गुणसूत्र के अंदर दो जो है अर्ध क्रोमेटिड इस तरह से लंबाई के अंदर फैले रहते हैं, इनको अर्ध क्रोमेटिड कहा जाता है। और ये दोनों अर्ध क्रोमेटिड एक बिंदु पर आपस में, एक बिंदु पर दोनों क्रोमेटिड जो जुड़े होते हैं। कौन सा बिंदु? वो गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर होता है। सेंट्रोमियर पर ये दोनों अर्ध क्रोमेटिड एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है। कोशिका विभाजन की जो एनाफेज अवस्था होती है, उस एनाफेज अवस्था के अंदर ये गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर विभाजित हो जाता है और जब विभाजित होकर के अलग अलग ध्रुवों की ओर गति करते हैं ये दोनों सेंट्रोमियर के पार्ट, तो दोनों क्रोमेटिड जो है ये भी अलग हो जाते हैं। दोनों अर्ध क्रोमेटिड वे भी अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग होकर के विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। ठीक है। अब इन अर्ध क्रोमेटिड को पुत्री क्रोमोसोम कहा जाता है, पुत्री गुणसूत्र कहा जाता है, डॉटर क्रोमोसोम कहा जाता है। ठीक है। तो ये दोनों क्रोमेटिड जो है एनाफेज अवस्था के अंदर अलग अलग हो जाते हैं। तो ये जो अर्ध क्रोमेटिड है इनका निर्माण जो इंटरफेज अवस्था के अंदर ही हो जाता है। इंटरफेज अवस्था के अंदर ये काफी ज्यादा कुंडलित अवस्था के अंदर होती हैं, तभी इनका निर्माण हो जाता है और तब इनको क्रोमोनिमेटा कहा जाता है। तब इनको क्रोमोनिमेटा कहते हैं। ये क्रोमोनिमेटा जो है इंटरफेज अवस्था के अंदर ही पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा इसका पार्ट है क्रोमोमियर्स। क्रोमोमियर्स क्या होते हैं? जो इंटरफेज अवस्था होती है, इंटरफेज अवस्था में प्रोफेज अवस्था के अंदर जो क्रोमेटिड होते हैं, क्रोमोनिमेटा होते हैं, क्रोमोनिमेटा के ऊपर कुछ दानेदार संरचनाएं पाई जाती हैं। इन दानेदार संरचनाओं को क्रोमोमियर्स कहा जाता है। ये क्रोमोमियर्स अत्यधिक कुंडलित जो है गुणसूत्र के भाग होते हैं, इसलिए ये दानेदार संरचना के रूप में दिखाई देते हैं। ये जीन के समतुल्य होते हैं। ठीक है। और इसलिए जो है इसको आनुवंशिक इकाई का नाम दिया जाता है। तीसरी संरचना है गुणसूत्र बिंदु। गुणसूत्र बिंदु क्या होते हैं? सभी जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें लंबाई में एक ऐसा भाग होता है जो थोड़ा सा दबा हुआ होता है और उस दबे हुए भाग को प्राथमिक संकीर्णन कहा जाता है और इसी प्राथमिक संकीर्णन वाले भाग को ही गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर कहते हैं। ओके। तो सेंट्रोमियर जो है, सेंट्रोमियर के पार्श्व में प्रोटीन से बनी दो संरचनाएं पाई जाती हैं। इन संरचनाओं को काइनेटोकोर कहा जाता है। ये काइनेटोकोर कोशिका विभाजन के समय तर्क तंतुओं के जुड़ने के लिए स्थान पर जो है प्रदान करती है। तर्क तंतु यहाँ पर आकर के जुड़ते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट है द्वितीयक संकीर्ण। कुछ गुणसूत्रों के अंदर प्राथमिक संकीर्णन के अलावा एक और संकीर्णन पाया जाता है, उसको द्वितीयक संकीर्णन कहा जाता है। जैसे कि ये द्वितीयक संकीर्णन है। ये सभी गुणसूत्रों के अंदर नहीं होता है। ये केंद्र के अंदर से एक जोड़ी गुणसूत्र के अंदर पाया जाता है और यह जो भाग होता है केंद्रिका के निर्माण से संबंधित होता है। तो केंद्रिका है उसका निर्माण इस भाग से होता है और इसको NOR क्षेत्र कहा जाता है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन कहा जाता है। ठीक है। तो ये है द्वितीयक संकीर्ण। उसके बाद में है सैटेलाइट या अनुषंग। सैटेलाइट या अनुषंग क्या होता है? ये द्वितीयक संकीर्ण के बाद वाला जो भाग होता है उस भाग को सैटेलाइट या अनुषंग कहा जाता है। ये सभी क्रोमोसोम में नहीं होता जिनमें द्वितीयक संकीर्ण होता है, उन्हीं के अंदर ये पाया जाता है। और ऐसे क्रोमोसोम जिनके अंदर सैटेलाइट पाया जाता है उनको सैटेलाइट गुणसूत्र या सेट क्रोमोसोम कहा जाता है। सैटेलाइट की स्थिति और इसका आकार जो है ये निश्चित होता है, इसलिए ये भी जो है गुणसूत्र का विशिष्ट लक्षण माना जाता है। ठीक है। उसके बाद में अगला भाग है इसका टीलोमियर्स। तो टीलोमियर्स क्या होते हैं? जो गुणसूत्र के अंतिम सिरे होते हैं उनको टीलोमियर्स कहा जाता है। तो ये अंतिम सिरा है और इधर वाला अंतिम सिरा है, इनको टीलोमियर्स कहा जाता है और इनमें ध्रुवता पाई जाती है। कुछ अमेरिकी साइंटिस्ट है उनका मानना है कि इन टीलोमियर्स का जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इनका साइज छोटा होता जाता है, जिसके कारण कोशिका वृद्धावस्था की ओर
मूव करती रहती है, उसकी ओर चलती रहती है। अगर इनको जो है समय मिलते ही, जो समय से पहले ही जो है टीलोमेरेज एंजाइम उपलब्ध हो जाए, तो हो सकता है कि इनका जो आकार छोटा हो रहा है वो छोटा ना हो, तो कोशिका जो है वृद्ध ना हो। ऐसी कुछ खोज जो है डिस्कवरी की गई है। तो ये है कोशिका की गुणसूत्र की संरचना के बारे में। ओके, गुणसूत्र की संरचना हमने ये। उसके बाद देखें गुणसूत्र का जो रासायनिक संगठन क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। तो गुणसूत्र के रासायनिक संगठन के अंदर कई संरचना पाई गई है। सबसे पहले है न्यूक्लिक एसिड। तो गुणसूत्र जो है उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, वो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। प्रोटीन होती है, प्रोटीन उसमें दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, एक क्षारीय प्रोटीन या जिसको हिस्टोन प्रोटीन कह सकते हैं, और दूसरी अम्लीय प्रोटीन या नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ खनिज लवण, आयंस पाए जाते हैं। आयंस में मेनली कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये आयंस देखने में। तो ये है गुणसूत्र का रासायनिक संगठन। इसके बाद आगे देखते हैं गुणसूत्र के कार्य क्या होते हैं, फंक्शन क्या है गुणसूत्र के। गुणसूत्र के कार्य, गुणसूत्र जो है काफी इंपॉर्टेंट संरचना होती है, जिसके कारण काफी कार्य जो है इसके प्रभावित होते हैं। इंपॉर्टेंट संरचना है। कार्य सबसे पहला कार्य देखिए अनुवांशिक वाहक। तो गुणसूत्र जो होते हैं वो अनुवांशिकता के वाहक होते हैं, क्योंकि डीएनए जो है, जो कि अनुवांशिक है पदार्थ है, वो गुणसूत्रों के अंदर ही उपस्थित होता है, इसलिए ये अनुवांशिकता के वाहक होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि विभिन्न जो लक्षणों की जीन है वो गुणसूत्रों के ऊपर उपस्थित होती है, और इन्हीं जीन के द्वारा एक जीवों के जो लक्षण जो है वो निर्धारित किए जाते हैं। तो अगर गुणसूत्र में किसी प्रकार का कुछ भी चेंज होता है तो लक्षणों की जीन जो है वो बदल जाएगी और लक्षण चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए जो है ये गुणसूत्र जो है वो किसी भी जीव के जो लक्षण होते हैं उनको भी निर्धारित करते हैं। इसके अलावा गुणसूत्र है, इसके ऊपर एक एनओआर रीजन पाया जाता है, एनओआर क्षेत्र होता है, और वो एनओआर क्षेत्र केंद्रिका के निर्माण से संबंधित होता है, यानी गुणसूत्र केंद्रिका का निर्माण भी करते हैं। नेक्स्ट कार्य है इसका कि ये गुणसूत्र कोशिका विभाजन की क्रिया के अंदर जो सक्रिय रूप से योगदान देते हैं, सक्रिय रूप से योगदान करते हैं उसके अंदर, क्योंकि गुणसूत्रों के ही पृथक्करण से ही जो है कोशिका विभाजन होता है और नई कोशिकाएं बनती है। उसके बाद जो है बात करें अगले कार्य की, तो गुणसूत्रों की संख्या में और उनकी संरचना में परिवर्तन होने से कई प्रकार की विकृताएं या विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। कुछ विभिन्नताएं लाभदायक होती हैं, कुछ हानिकारक होती हैं। जो हानिकारक होती हैं वो तो खत्म हो जाती हैं, लेकिन जो लाभदायक विभिन्नताएं हैं वो उस जाति के अंदर, जीव के अंदर बनी रहती हैं, और जो कि आगे जैव विकास के अंदर योगदान देती है, जिससे कि नई जाति का, नई जो है लक्षणों का विकास होता है। तो इसलिए जो है गुणसूत्र जो है इम्पोर्टेंट। ये तो कुछ गुणसूत्रों के कार्य थे। उसके बाद गुणसूत्रों के कुछ प्रकार हैं। गुणसूत्रों के प्रकार, तो गुणसूत्र जो है सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो 2 ही मेन प्रकार है, लेकिन फिर इसको आगे 3 प्रकार के अंदर बांट देते हैं। सबसे पहला है एलिंग गुणसूत्र, या इनको ऑटोसोम्स कहा जाता है। ऑटोसोम्स क्या होते हैं, एलिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, जो सामान्य कायिक कोशिकाओं के लक्षणों को निर्धारित करते हैं। लिंग लक्षणों को छोड़ करके कायिक लक्षणों को, सिर्फ कायिक लक्षणों को निर्धारित करने वाले गुणसूत्र को एलिंग गुणसूत्र कहा जाता है। दूसरा है लिंग गुणसूत्र, या इसको एलोसोम्स या इसको जो है हिटेरोसोम्स कहा जाता है। तो ये गुणसूत्र जो होते हैं लिंग निर्धारण से संबंधित होते हैं। जैसे मनुष्य की बात करें, मनुष्य के अंदर जो है नर के अंदर XY और मादा के अंदर XX लिंग गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य की बात करें, मनुष्य में जो है टोटल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, ये 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े में से 22 जोड़े जो है एलिंग गुणसूत्र होते हैं, और एक जोड़ा जो होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है। उसके बाद है विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र। कुछ जो है जीवों के अंदर विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, जैसे कि पॉलीपिन क्रोमोसोम है, ये जो है कीटों की लाल ग्रंथियों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे उसके अलावा लैंड्रेस गुणसूत्र है, ये जो मछलियों के ऊसर कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। तो ये कुछ विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो ये है गुणसूत्र की संरचना, कार्य और उनके बारे में। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।